दोस्तों रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंचे पप्पा न्यू गिनी में। फिपिक की इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए वो पहुंचे थे और जब वो वहां पे पहुंचे शायद उन्होंने खुद ही एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उनको एक सेरिमोनियल वेलकम दिया गया। जो प्राइम मिनिस्टर हैं पप्पा न्यू गिनी के, वो जेम्स मरापे, वो वहां पे आए और आके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुए। तो सबसे पहले तो इस बात को लेके इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस ने बोला कि भाई ये तो क्रिश्चियन है, इनके यहाँ पे तो पैर छूने का रिवाज भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये एक हिंदू इंडिविजुअल के पैर छू रहे हैं। और उसके बाद जेम्स मरापे के बाद इनके कैबिनेट के 2 और मेंबर्स ने मोदी जी के पैर छुए। ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी ने काइंड गेस्चर में उन्होंने ऐसा करने से रोका। तो हम ये समझेंगे कि भाई पैर यहां पे क्यों छुए गए हैं। दूसरा, इस पर्टिकुलर मीटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है। इंडिया ये जो फिपिक की मीटिंग अटेंड करने गया है, जिसका फुल फॉर्म है आपका फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, जिसको खुद इंडिया ने 2014 में स्टैब्लिश किया था। उसकी मीटिंग उसके बाद 2015 में हुई और अब तीसरी मीटिंग सीधे हो रही है 2023 में। 8 साल के गैप के बाद ये मीटिंग हो रही। तो ये मीटिंग होना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्यों इंडिया को यहां पे ग्लोबल साउथ का हेड बोला गया और ग्लोबल साउथ का यहां पे क्या मतलब है, और सबसे खास बात पैर यहां पे क्यों चाहिए गए मोदी जी को, इसके हम सब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप पप्पा न्यू गिनी की जो लोकेशन है वो देख लीजिए मैप पे। तो ओवरऑल यहां पे कहीं पे आपको पप्पा न्यू गिनी की लोकेशन नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। दोस्तों पैसिफिक आइलैंड की ये कंट्रीज इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, रीजन बीइंग ये वो इलाका है जहां चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है, ये वो इलाका है जहां यूएस भी घुसने की कोशिश कर रहा है और इंडिया को तो देखो यहां पे आना ही पड़ेगा। सोलोमन आइलैंड इसके जस्ट ईस्ट में आपको नजर आ रहा हो। सोलोमन आइलैंड ने एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है चाइना के साथ, जिसके बारे में हम लोग पिछले 1-1.5 साल से बातचीत कर ही रहे हैं। और अभी रिसेंटली पप्पा न्यू गिनी ने भी एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया है यूएस के साथ। हालांकि इस बात को लेके पप्पा न्यू गिनी में ज्यादा बवाल हो रहा है कि भाई मिलिटराइजेशन मत करिए, फॉरेन मिलिट्री को हमारी जमीन पे लेके मत आइए। लेकिन आज खास बात यह कि जो पीएम मोदी के पैर छुए इनके प्रधानमंत्री ने, इस बात का कोई खास क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा। पैसिफिक आइलैंड कंट्री की अगर आप बात करो तो कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नौरू, न्यू पलाउ, पप्पा न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, टुवालू, वनूतु। सबसे बड़ी कंट्री यहां पे अगर कोई है तो वो पप्पा न्यू गिनी। और पप्पा न्यू गिनी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज यहां पे मोदी जी को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने मीटिंग में मोदी जी को ग्लोबल साउथ का लीडर बोला। तो एक कंसेप्ट यहां पे ये और उठा कि भाई ग्लोबल साउथ का मतलब क्या है। तो यहां पे जो लाल रंग में कंट्रीज आपको नजर आ रही है, ये है ग्लोबल साउथ। इस पर्टिकुलर मैप में इंडिया का मैप थोड़ा गलत दिखाया गया, बट मैं आपको समझाता हूं कि ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट क्या है। देखिए ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट अलग अलग समय पे अलग अलग रहा है। आज के डेट में क्या कंसेप्ट, इसको मैं समझाता हूं। क्या हुआ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, 1945 के बाद का समय है, उस समय पे आपको पता है कि कोल्ड वॉर चल रहा था। एक तरफ था यूएसए जो कि कैपिटलिज्म का प्रचारक था, दूसरी तरफ था यूएसएसआर जो कि सोशलिज्म का प्रचारक था। अब ओवरऑल कुछ ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया, उन्होंने गुटबाजी में अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं किया, ना वो यूएस की तरफ गए ना वो यूएसएसआर की तरफ गए। तो ये जो नॉन अलाइंड कंट्रीज बन के आई ना, इन्होंने ओवरऑल नॉन अलाइनमेंट के थ्रू दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया, एक अल्टरनेटिव पाथ दिखाया। और इसके लिए इन कंट्रीज को, नॉन अलाइंड मूवमेंट वाली कंट्रीज को कुछ समय के लिए ग्लोबल साउथ बोला गया। बाद में ओवर द कोर्स ऑफ टाइम अगर आप देखो दोस्तों, तो ग्लोबल साउथ की एक परिभाषा ये निकल के आई है कि वो कंट्रीज जो कि पास्ट में किसी एक समय पे इकोनॉमिकली सब्जुगेटेड थी, कॉलोनियलिज्म के प्रेशर के अंदर वो बर्बाद थी, और अब वो धीरे धीरे करके डेवलप हो रही। क्योंकि देखिए जो कॉलोनियल कंट्रीज रही हैं जिन्होंने दूसरे के ऊपर अत्याचार किया है, अमूमन वो आज रिच हैं। आप यूएस की बात कर लो, आप ब्रिटेन की बात कर लो, आप जर्मनी की बात कर लो, ठीक है ना। तो ये कंट्रीज बहुत रिच हैं क्योंकि ये कॉलोनियल कंट्रीज रही हैं, इन्होंने हमेशा से ओवरऑल दूसरी कंट्रियों को लूटा है। और जो कंट्रीज लूट रही थी आज की डेट में वो डेवलप हो रही हैं, लेकिन अभी डेवलपिंग फेज में है, तो उनको आप बोलते हो थर्ड वर्ल्ड, जिसमें चाइना आ गया, इंडिया आ गया और बहुत सी कंट्रीज हैं जो कि ओवरऑल इस लाल रंग के नक्शे पे नजर आ रही हैं। तो बेसिकली ग्लोबल साउथ का मतलब ये नहीं है कि जो ज्यादातर साउथर्न हेमिस्फीयर में आ रही है, चूंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आता है और ये दोनों डेवलप्ड कंट्रीज के लॉट में है, तो ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है। तो बेसिकली ओवरऑल वो कंट्रीज जो किसी ना किसी समय पे कॉलोनियलिज्म से अफेक्टेड रही हैं या फिर एक्सेसिव कैपिटलिज्म से अफेक्टेड रही हैं और अब उससे उबर के बाहर निकल रही हैं, वो यहां पे ग्लोबल साउथ का हिस्सा मानी जाती हैं। या फिर कह लीजिए वो कंट्रीज जो कि वेस्टर्न कंट्रीज के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिकली दुनिया को दूसरों की तरह नहीं देखती। जिस तरीके से यूएस हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज जिस तरीके से बाकी दुनिया को देखती हैं इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में, वो कंट्रीज जो बाकी दुनिया को इकोनॉमिक रिस्पेक्ट में ऐसे नहीं देखती, वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा बन जाती हैं। बहरहाल ग्लोबल साउथ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिल गई।
क्यों भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने मोदी के पैर छुए, मतलब मोदी जी के, पापा न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी जी के पैर क्यों छुए? इसका सिंपल लॉजिक दोस्तों ये है, खुद आपके पापा न्यू गिनी के जो गवर्नर है वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रोविंस के, उन्होंने ये बोला, इनका नाम है ससिंद्रन मुथुवेल, इन्होंने ये बोला कि भाई देखिए, एक एल्डरली पर्सन को झुक के उसकी कोहनी को, पैर की कोहनी को या फिर पैर के घुटने को, कोहनी तो खैर हाथ में होती, पैर के घुटने को या फीट को छूना, ये साउथ वेस्टर्न पापुआ न्यू गिनी में एक ओल्ड ट्रेडिशन है। तो बेसिकली हम लोग ये समझते हैं कि पैर छूना सिर्फ हिंदू धर्म में एक ट्रेडिशन है, जबकि ऐसा नहीं है। खुद यहां पे एक प्रोविंस के गवर्नर पापुआ न्यू गिनी में इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि साउथ वेस्टर्न पैसिफिक कंट्री में झुक के एक बड़े बूढ़े इंसान के पैर छूना ये एक ट्रेडिशन है उनके देश में भी। तो उन्होंने जस्ट अपने ही देश का एक ट्रेडिशन फॉलो किया और उस ट्रेडिशन को फॉलो करके सिर्फ मोदी जी की इज्जत नहीं की। यहां पे मोदी जी एक चेहरा है देश का। एक्चुअली में यहां पे पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के प्रति अपना हाथ बढ़ा रहे थे आगे। फोरम फॉर पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ये जो इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, ये जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग है ना, ये पर्टिकुलर ग्रुपिंग इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को एक अल्टरनेटिव देती है। हमेशा से पास्ट में पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की अगर आप बात करो तो यूएस का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहा इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज में, और रिसेंटली अब एक ट्रेंड देखा गया है कि चाइना भी इस एरेना में काफी इन्फ्लुएंशियल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 14 कंट्रीज हैं वो किसी गुटबाजी में पड़ना नहीं चाहती, ना वो चाइना के गुट में जाना चाहती हैं जो कि सोलोमन आइलैंड जा चुका है, और ना ही वो यूएस के गुट में पूरी तरीके से जाना चाहती हैं। वो डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, और डाइवर्सिफाई के लिए बेस्ट ऑप्शन इस समय पे इंडिया है। इंडिया बेस्ट ऑप्शन क्यों है दोस्तों? पैसा, इकोनॉमी। आज की डेट में दोस्तों ताकतवर कौन है? जिसके हाथ में पैसा है। चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करो, चाहे कंपनी लेवल पे बात करो, चाहे कंट्री लेवल पे बात करो, आज की डेट में चाइना किस दम पे यूएस के सामने खड़ा होकर उल्टा सीधा बोलता रहता है? यूएस की सुनता ही नहीं है, यूएस को साइड कर देता है। मिलिट्री के दम पे नहीं करता है ऐसा, वो अपनी इकोनॉमी के दम पे करता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा, जिसके पास फाइनेंशियल पावर होगी, वो भाई बॉस है। एक इंडिविजुअल की बात कर लो, आपकी सोसाइटी में एक इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, वो ऑटोमेटिकली ताकतवर हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसके बड़े आदमी दोस्त बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली वो इन्फ्लुएंस से चीजों को करवा सकता है ग्राउंड पे। और यही बात कंट्री के लेवल पे होती है। तो नो डाउट इंडिया के पास चाइना जितना पैसा नहीं है, बट इंडिया की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। दुनिया में इस समय पे इंडिया का लोहा माना जाता है। आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज में इंडियंस वेलकम है। इंडिया के साथ फाइनेंशियल कंट्रीज, दुनिया की वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज भी करना चाहती हैं। वो जानती हैं कि आगे आने वाले समय में फाइनेंशियल पावर हाउस बन के उभरेगा इंडिया। चाइना को फाइनेंशियल फील्ड में अगर कोई टक्कर दे सकता है आगे आने वाले समय में जीडीपी वगैरह में, तो अमेरिका के बाद केवल एक कंट्री आती है और वो है इंडिया। क्योंकि देखिए, जर्मनी, जापान जैसी कंट्रीज अपने पीक पॉइंट पे पहुंच रही है, अपने सैचुरेशन पे पहुंच रही है, बट इंडिया का सैचुरेशन पॉइंट अभी बहुत ऊपर है। इंडिया में डेवलपमेंट का स्कोप अभी बहुत ज्यादा है। हमने पूरी तरीके से अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैपिटलाइज नहीं किया है, हमने पूरी तरीके से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैपिटलाइज नहीं किया, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को कैपिटलाइज नहीं किया है। तो दुनिया इंडिया के पोटेंशियल को जानती है, और ये पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज भी इस पोटेंशियल को जानती है। तो ये जो बेसिकली मरापे साहब यहाँ पे पीएम मोदी के पैर छू रहे हैं, ये बेसिकली केवल एक इंडिविजुअल के पैर नहीं छू रहे हैं, ये ओवरऑल इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये इंडिया की मदद चाहते हैं। उसकी एक रीजन ये भी है, ये जो फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज का ये जो ग्रुप बना था, इस ग्रुप की पहली मीटिंग हुई 2014 में, दूसरी मीटिंग हुई 2015 में, अब तीसरी मीटिंग हो रही सीधे 2023 में। तो बहुत लंबा गैप हो गया 8 साल का। अब इसकी कुछ वजह कोविड-19 भी थी, बट इतना लंबा गैप इस फिपिक जैसी ग्रुपिंग के लिए सही नहीं है। ये पैसिफिक आइलैंड की कंट्रीज चाहती हैं कि रियल टाइम पे अर्जेंटली एक बड़े क्वांटम में इन्वेस्टमेंट इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से इनकी कंट्रीज में जाए। उसके साथ से ये जो 14 छोटी छोटी कंट्रीज हैं, आइलैंड कंट्रीज, इनकी खुद की यूनाइटेड नेशंस में या सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा सुनी नहीं जाती। तो इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो एक्चुअली में इनके पर्सपेक्टिव से भी सोचे, और वो लीडर देखिए चाइना नहीं हो सकता है। चाइना एक पर्टिकुलर डिक्टेटर कंट्री, और एक डिक्टेटर कंट्री किसी भी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री के रिस्पेक्ट में ज्यादा कुछ नहीं सोचती। और पापुआ न्यू गिनी और बाकी जो आपकी ये पैसिफिक कंट्रीज है, ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। तो चाइना कभी भी इनका लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि चाइना एक टोटलिटेरियन स्टेट है। चाइना ऑब्वियस सी बात है, इनको लोन वगैरह दे सकता है, इनके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, इनको डेब्ट ट्रैप में फंसा सकता है, बट एज एन इक्वल पार्टनर चाइना कभी भी इन छोटी छोटी कंट्रीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसा केवल एक कंट्री कर सकती है, और वो है इंडिया। दैट्स वाई ये 14 कंट्रीज इस फिपिक के एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को बढ़ाना चाहती हैं, ताकि वो चाइना वर्सेस यूएस की जो वॉर गेम राइवलरी चल रही है ना, इसका एक अल्टरनेटिव ढूंढ सके। पापुआ न्यू गिनी की डेमोग्राफी की अगर बात की जाए, तो डेमोग्राफी में जब नीचे की तरफ आओगे आप दोस्तों, तो रिलीजन के आधार पर जो आपको पॉपुलेशन का परसेंटेज मिलेगा ना,
सबसे ज्यादा रोमन कैथोलिक है, फिर प्रोटेस्टेंट, ये भी क्रिश्चियंस ही 69.4% है। तो मेजॉरिटी जो इनकी जनता है वो क्रिश्चियन धर्म की फॉलोवर। तो ऑब्वियसली बात है, ये पैर छूने वाला जो हिसाब था वो आप धर्म से तो मत ही कनेक्ट करिए, ये उनकी खुद की एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसको हिंदू धर्म की पैर छूने की प्रैक्टिस से कंपेयर कर रहे थे। और दूसरी बात, पापुआ न्यू गिनी के अंदर रहने वाले लोग इतने मैच्योर हैं कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे। इंडिया के अंदर लोग ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि भाई पैर कैसे छू लिए, क्योंकि अब इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम ऐसा किसी और कंट्री के लीडर के साथ कर दें तो भाई भारी बवाल मच जाएगा, खतरनाक मीडिया कवरेज हो जाएगी उसकी। तो आई होप आपको चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी, थोड़े से फैक्ट्स यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी और इंडिया के बीच में जो रिलेशंस यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में। कोविड-19 के समय पे इंडिया ने पपुआ न्यू गिनी की बहुत मदद की। जिस समय पे दुनिया भर की कंट्रीज ने वैक्सीन देने को मना कर दिया, उस समय पे इंडिया ने सबसे पहले अपनी वैक्सीन को पपुआ न्यू गिनी के पास भेजा था, और इसके लिए इंडिया को हर्जाना भी भुगतना पड़ा था दोस्तों। कोविड-19 का बड़ा जत्था जब पपुआ न्यू गिनी में चला गया और सेकेंड कोविड की वेव आई, इंडिया के अंदर वैक्सीन की कमी हो गई थी। उस समय पे हमारी सरकार को क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन ओवरऑल इंडिया की इस हेल्प को पपुआ न्यू गिनी नहीं भूला, और आज की डेट में इस चीज को और बाकी सारे फैक्टर्स को ये कंसीडर करते हैं अपने बायलैटरल रिलेशंस में। एक और चीज यहां पे हुई है, पपुआ न्यू गिनी सनसेट के बाद किसी भी पर्टिकुलर लीडर को सेरेमोनियल वेलकम नहीं देते। सेरेमोनियल वेलकम में क्या होता है भाई, 19 तोपों की सलामी, अब तोप तो नहीं 19 गन की सलामी दी जाती है, ठीक है ना। ऊपर से ओवरऑल सेरेमोनियल वेलकम में कोई बड़ा आपका डिग्नेटरी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे खुद जेम्स मरापे उठ के आ गए जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस प्रकार का भव्य वेलकम, सेरेमोनियल वेलकम जल्दी किसी लीडर को दिया नहीं जाता है, खासकर शाम ढलने के बाद तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, चाइना के जी जिनपिंग जाएंगे पपुआ न्यू गिनी में और यूएस के जो बाइडेन जाएंगे तो उनको भी इस प्रकार का सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा। पैर छुए जाएंगे कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है उनके केस में पैर नहीं छुए जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के पैर इसलिए छुए गए, रीजन बीइंग कि पैर छूना इंडिया के कल्चर में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पपुआ न्यू गिनी के कल्चर में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट सेरेमोनियल वेलकम किसी भी बड़े लीडर को मिलेगा अगर वो पपुआ न्यू गिनी में जाता है। बट डेफिनेटली इंडिया की भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इंडिया की भी कल्चरल इंपॉर्टेंस यहां पे साफ साफ नजर आती है। तो आई होप यहां पे कुछ ना कुछ आपको यूजफुल जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट चिकन टोस्ट में दे के जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे कोर्सेस मैं आपके लिए जल्दी अवेल करूंगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते